हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड, जिसे कि कुछ लोग वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, वैदिक एज या बिगिनिंग ऑफ आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहले पॉइंट में हमने कवर किया है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ए न्यू काइंड ऑफ पीपल केम एंड सेटल्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हड़प्पा सिविलाइजेशन के एंड के साथ ही हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ नए तरीके के लोगों का आगमन हुआ, जो लोग अपने आप को आर्यन कहा करते थे। ये लोग कहाँ से आए, इन लोगों की कल्चर क्या थी, ये किस रिलीजन को मानते थे, ये सब बातें अब हम थोड़ी देर बाद में अपने अगले हिस्से में जानेंगे। लेकिन आप लोग ये बात समझ लीजिए कि जैसे ही हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद कुछ समय तक चालकोलिथिक एज, जिसे कि हम कहते हैं पोस्ट हड़प्पन चालकोलिथिक एज, जो कि बेसिकली अर्बनाइज सिविलाइजेशन नहीं थी बल्कि रूरल सिविलाइजेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, वो एग्जिस्टेंस में थी। उसी समय कुछ बाहर से लोगों का भारत के सब कॉन्टिनेंट में आगमन हुआ, जो लोग अपने आप को आर्यन कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है, ए न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल सेटअप वाज ब्रॉट बाय दोज पीपल। ये जो नए लोग इस धरती पे आए, ये लोग अपने साथ एक नया पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चर और एक नई टाइप का सेटअप लेके आए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडिंग आवर पास्ट वी हैव डिवाइडेड द वैदिक पीरियड इनटू टू पार्ट, दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब आपको मैं कुछ बातें समझाता हूँ कि जो एंटायर वैदिक पीरियड है उसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा पार्ट है लेटर वैदिक पीरियड। इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो अर्ली वैदिक पीरियड को ही कवर करेंगे। अब आगे का पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द वैदिक पीरियड वी आर कंसिडरिंग द टाइम पीरियड फ्रॉम 1500 BC टू 200 BC। यानी कि हम वैदिक पीरियड में जो टाइम पीरियड कवर करने जा रहे हैं वो टाइम पीरियड है 1500 BC से स्टार्ट होकर 200 BC तक का। नेक्स्ट पॉइंट है, द टाइम पीरियड फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC इज एट्रीब्यूटेड टू द अर्ली वैदिक पीरियड एंड फ्रॉम 1000 BC टू 200 BC वी एट्रीब्यूट द पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1500 BC से 200 BC तक का जो एंटायर पीरियड है वो वैदिक पीरियड में हम कवर करते हैं, लेकिन 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का जो पीरियड है उसे हम अर्ली वैदिक पीरियड में कवर करते हैं, और 1000 BC से 200 BC तक का जो पीरियड है उसे हम लेटर वैदिक पीरियड में कवर करते हैं। With the start of Vedic period, prehistorical period ends and the historical period start। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है प्री हिस्टोरिकल पीरियड और एक है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड वो समय होता है जब आदमी को लिखना नहीं आता था, और हिस्टोरिकल पीरियड वो समय है जब आदमी ने लिखने की आर्ट को सीख लिया था। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए
हमें उस समय के इंसान द्वारा छोड़े गए रिमेन्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि हिस्टोरिकल पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे को रिटन एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं, जिससे कि हम हिस्टोरिकल पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम वैदिक पीरियड से अगर हिस्टोरिकल पीरियड को स्टार्ट मानते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को भी लिखने की आर्ट आती थी, तो हम उसे हिस्टोरिकल पीरियड में क्यों कवर नहीं करते हैं? इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो हड़प्पन पीपल थे उनकी स्क्रिप्ट को हम आज तक डेसिफर नहीं कर सके, यानी कि उनकी स्क्रिप्ट को हम डिकोड या यूं कहें कि उसे पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को भी प्री हिस्टोरिकल पीरियड में ही कवर करते हैं और यही पॉइंट हमने 6 पॉइंट में कवर किया हुआ है। दो इट इज़ ट्रू द ब्रॉन्ज एज, दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन पीपल नो हाउ टू राइट, बट because till date we have not deciphered their writing or script, that is why we are including the Harappan civilization in the prehistorical period। और आप लोग जानते भी हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो रिकंस्ट्रक्शन की गई है वो बेसिकली रिमेन्स के आधार पर ही की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में हम कवर करते हैं, बिफोर वी प्रोसीड टू लर्न about the Vedic period, it is necessary for us to understand the source of our knowledge in respect of Vedic people। For Vedic period, we are considering the time period from 1500 BC to 200 BC। इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें वैदिक पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमारे पास बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। हमारे पास बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैदिक पीरियड जो है वो वेद इटसेल्फ है। कुल मिलाकर 4 वेद हैं, जिसमें से जो सबसे पहला आता है ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें से भी जो ऋग्वेद है वो अर्लीस्ट टाइम है और ऋग्वेद पीरियड को ही हम अर्ली वैदिक पीरियड में कवर करते हैं, इसीलिए कुछ किताबों में अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द वैदिक पीरियड इज वेदा इटसेल्फ। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 9th पॉइंट में हमने लिखा है वी हैव 4 वेदास, दैट इज ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। 10th पॉइंट में हमने लिखा है अपार्ट फ्रॉम वेदास वी हैव ब्राह्मणास, अरण्यक एंड उपनिषदा। तो यानी कि जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो हमारे सामने जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री जो आते हैं वो 4 वेद, इसके अलावा ब्राह्मणास, अरण्यक, उपनिषदा। यानी कि ये एक कलेक्शन मिलाकर हम वैदिक पीरियड की एंटायर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और इसमें से भी अर्ली वैदिक पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो हमारे पास मेन सोर्स है वो है ऋग्वेद। 11th पॉइंट में हमने उसी के बारे में कवर किया है। द ऋग्वैदिक पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द अर्ली वैदिक पीरियड फॉर विच वी डिराइव आवर नॉलेज अबाउट देयर जोग्राफिकल एक्सपेंशन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। तो यानी कि हम जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो मूल स्रोत है वो है ऋग्वेद इटसेल्फ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 में हमने कवर किया है इन ऑल द 4 वेदास ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वन। यानी कि कुल मिला के जो 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो सबसे ओल्डेस्ट है इन टाइम। 13th पॉइंट में हमने कवर किया है वेदा मीन्स नॉलेज, दे आर डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज एंड हेडेड ओवर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ओरली। वेदा का मतलब क्या है?
वेद का मतलब होता है नॉलेज, और ये नॉलेज कहाँ से आई है, ऐसा विश्वास था आर्यंस का या उन सेजेस का जिन्होंने इस वेद को क्रिएट किया है, कि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान स्वयं ईश्वर ने हमें दिया है। और इसी के साथ साथ ये वेद एक पर्टिकुलर टाइम समय में नहीं लिखे गए, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं लिखे गए, बल्कि ओवर द सेंचुरीज ये वेद लिखे गए। और पहले पहले ये वेद जो थे, यानी कि ये जो सुप्रीम नॉलेज जिसकी हम बात करते हैं, ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है ओरली ट्रांसफ़र हुआ करते थे, जिसे हम कहते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब ये माइंड टू माइंड ट्रांसफ़र हुआ करते थे, इससे पहले के ये वेद जब लिखे गए। यानी कि लिखे जाने से पहले वेद जनरेशन्स तक, सेंचुरीज तक, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर श्रुति की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते रहे। और वेद एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं लिखे गए, एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए, यह एक अकेली बुक नहीं है, बल्कि ये कई लोगों की एफर्ट से लिखे गए और कई सेंचुरीज में लिखे गए, और धीरे धीरे करके ये डेवलप हुए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 10 मंडलास, ऑफ विच 2 to 7 आर द ओल्डर एंड द फर्स्ट एंड द 10th आर एडेड टू इट लेटर ऑन। कुल मिलाकर ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, यानी कि यूं कहें कि 10 बुक्स हैं। इसमें से दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक का जो वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट इन टाइम है। फर्स्ट और 10th मंडल को बाद में जोड़ा गया है, यानी कि उसका टाइम पीरियड 2nd to 7th मंडल के बाद का है। देयर आर इन द फॉर्म ऑफ हिम्स एंड आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। वेदों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हिम्स है, और ये हिम्स बेसिकली इन प्रेयर ऑफ गॉड्स लिखी गई हैं, और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंडो आर्यन, या इसको हम यूं कह सकते हैं संस्कृत, और कुछ शब्द हमें इसमें द्रविडियन लैंग्वेज के भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि उनकी कुछ सिमिलैरिटी द्रविडियन लैंग्वेज से भी मैच करती है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है द पीपल हु केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड लेटर ऑन सेटल्ड हेयर कॉल्ड देमसेल्फ आर्या। जो लोग भारत की धरती पर आए, वो लोग आए कब? वो आए हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद, और बाद में यहीं सेटल होकर रह गए वो लोग अपने आप को आर्यंस कहा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया है आर्यंस केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड साउथ सेंट्रल एशिया। यानी कि ये जो नए लोग जिन्हें जो अपने आप को आर्यन कहते थे, ये हमारी धरती के ऊपर सेंट्रल एशिया एंड साउथ सेंट्रल एशिया से आए थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया है इन नदी सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा वी फाउंड मेंशन ऑफ 21 रिवर्स, गंगा इन द ईस्ट एंड कुभा इन द वेस्ट। यानी कि इस सूक्त से हमें पता लगता है कि ये जो लोग जो अपने आप को आर्यन कहते थे, इनका अर्ली वैदिक पीरियड में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्या था। ये कहते हैं कि ईस्ट में गंगा की बात करते हैं और वेस्ट में कुभा यानी कि काबुल नदी की बात करते हैं। यानी कि ये लोग जो थे वो बेसिकली गंगा ईस्ट तक काउंट कर लें और वेस्ट में कुभा यानी कि काबुल नदी को काउंट कर लें, तो उसके बीच के रीजन में बसे थे या सेटल हुए थे। ये एग्जैक्टली वही रीजन है जो कि इंडस सिविलाइजेशन के मैच्योर एज में हमें देखने को मिलता है। यानी कि आर्यन का जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही एरिया है जो कि इंडस सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा इनहेबिटेड था। द ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ आर्यन वाज ईस्ट अफगानिस्तान,
ऑल ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। अगर आप देखेंगे तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये कौन कौन सी कंट्री और कौन कौन सी स्टेट के अंदर इनका एक्सपेंशन हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। तो आप पाएंगे कि एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। ये सिमिलैरिटी क्या है? ये सिमिलैरिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो इनहेबिटेड एरिया था, एग्जैक्टली वही एरिया आर्यंस द्वारा पहल ऑक्यूपाई किया गया। यानी कि जो आर्यंस थे, यूं कहें कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस हमारे हिंदुस्तान में सेटल हुए, वो गंगा के आगे तक कभी नहीं गए। वो गंगा से काबुल नदी के बीच में या कुबा रिवर के बीच में इंडस ट्रिब्यूटरीज और इंडस का जो रिवर का जो नेटवर्क है उसके आसपास, और इसी के साथ साथ जो राजस्थान में सरस्वती रिवर का जो एरिया था वहाँ पर आकर सेटल हुए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे। द इंडो आर्यन वर एंगेज इन टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दे फॉट विद प्री आर्यंस हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दिस लैंड एंड दे कॉल देम दस्यूज। आर्यंस को दो तरीके के कन्फ्लिक्ट झेलने पड़े। एक तो आर्यंस को जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, वो कौन थे हम नहीं जानते, लेकिन ये तो बात सही है कि वो लोग शायद से हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद जो दोबारा से जिसे हम कहते हैं कि विलेज कल्चर रह गई थी, वो वही लोग थे जिनसे उनका कन्फ्लिक्ट हुआ। और आर्यन लोग उन लोगों को जो कि यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे उनको दस्यु कहकर पुकारते थे। इसके बारे में हमें ऋग्वेद में 2-3 रेफरेंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंद्र का नाम जो है वो ऋग्वेद में पुरंदर की तरह इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ हमें एक शब्द त्रास दस्यु वर्ड भी देखने को मिलता है। पुरंदर का मतलब होता है जो दूसरों के मकानों को या रिहायशी स्थानों को गिराने वाला, और त्रास दस्यु का मतलब होता है दस्युओं का वध करने वाला। यानी कि ये बात क्लियर है कि आर्यंस जब आए तो उनका जब यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ तो ना सिर्फ उन्होंने उनके मकानों को गिराया, उनकी कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय किया, उनके विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया, साथ ही साथ उन्होंने त्रास दस्यु, जैसा कि शब्द मैं बताता हूँ, उन्होंने दस्यु हत्याएं भी की। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था आर्यंस का अपना इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंडली, दे आर आल्सो फाइटिंग एमंगस देमसेल्व्स। इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट विद इन आर्यन रॉक द कम्युनिटी फॉर वेरी लॉन्ग। यानी कि आर्यन सिर्फ यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट से कन्फ्लिक्ट में नहीं थे, बल्कि उनका आपस में इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट भी था जो लंबे समय तक उनकी जिसे कहते हैं कि उनकी जनरेशन के साथ चलता रहा। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया है, वी फाउंड द रेफरेंस ऑफ पंचजना बट देयर माइट हैव बीन अदर ट्राइब्स इन द आर्यंस। हमारे पास रेफरेंस देखने को मिलता है ऋग्वेद में, जहाँ पर शब्द आता है पंचजना। पंचजना शब्द ये बताता है कि उस समय लगभग 5 ट्राइब तो थे ही थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 थे, ट्राइब और भी थे जिनका जिक्र रिटन में शायद ना आया पाया हो, लेकिन पंचजनों का जिक्र तो आता ही आता है। और जो और ट्राइब थे उनका जिक्र हमें अगले पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। 23rd पॉइंट में हमने लिखा है, इन द बैटल ऑफ 10 किंग सुदास द चीफ ऑफ भारता ट्राइब वन द बैटल एंड फ्रॉम दिस भारता ट्राइब वी डिराइव द वर्ड भारतवर्षा फॉर आवर कंट्री। हमें ऋग्वेद में एक रेफरेंस देखने को मिलता है, जिस रेफरेंस में बात आती है एक ऐसी लड़ाई की जो 10 किंग्स के बीच में लड़ी गई थी, और ये लड़ाई पुरुषनी
पुरुषनी यानी आज की रावी नदी के किनारे पर लड़ी गई थी, जिसमें 10 डिफरेंट हम यूं कह सकते हैं कि जना या आर्यन ट्राइब या यूं कह सकते हैं किंग्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें से जो भारत ट्राइब था, ये जो भारत जना था, उसके चीफ जिसका नाम सुदास था ने विक्ट्री हासिल की। और इसी भारता ट्राइब या इसी भारता जना से हमारे देश भारतवर्ष ने अपना नाम डिराइव किया है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, फैमिली कैसी थी, यानी कि अब हम उनके सोशल, यूं नहीं कहेंगे सोशल स्ट्रक्चर की बात कहेंगे। फैमिली कुला इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट थी वो फैमिली थी, जिसे कि हम कुल के नाम से उस समय जानते थे। इसका मतलब है कि एक ही छत के रहने वाले, एक ही छत के नीचे रहने वाले अलग अलग लोग। मैनी फैमिलीज लिविंग इन द विसिनिटी कॉल्ड द विलेज ग्रामा। द हेडमैन ऑफ द ग्रामा वाज कॉल्ड ग्रामिनी। जब बहुत सारे कुल यानी कि फैमिलीज आपस में एक साथ रहने लगी तो उससे बन गया ग्राम, और ग्राम का जो हेड हो गया वो हो गया ग्रामिनी। द नेक्स्ट लार्ज फॉर्मेशन वाज कॉल्ड विस एंड द चीफ वाज कॉल्ड विसपति। कुछ छोटे छोटे गांवों को मिलाकर बन जाता है विस, और विस का जो हेड था वो बन गया विसपति। जैसा कि आप आज के युग में भी देखते हैं कि अगर आप वेस्टर्न यूपी में जाएं तो आप देखेंगे कि करीबन 20-25 गांव आसपास के एक जैसे गोत्र के आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से अर्ली वैदिक पीरियड में भी हम देख रहे हैं कि कुछ गांवों को मिलाकर एक विस बनता था, और विस का जो हेड होता था वो होता था विसपति। लार्जर देन विस वाज जना। विस से बड़ी जो स्ट्रक्चर था वो था जना, जिसे कि हम किंगडम भी कह सकते हैं या स्मॉल राष्ट्र भी कह सकते हैं। वी फाउंड द रेफरेंस ऑफ पंचजना, और इस बात की पुष्टि होती है जब हम ऋग्वेद में पंचजना का रेफरेंस पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है द किंगडम राष्ट्र वर स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय राजना। किंगडम आज के जितना बड़ा किंगडम नहीं था, वो बेसिकली छोटे छोटे राजाओं द्वारा रूल्ड राष्ट्र थे, यानी कि उनकी ज्योग्राफिकल लिमिट कोई बहुत बड़ी नहीं थी। इस पॉइंट पे मैं आपको 2-3 बातें और बता दूं कि ये जो राष्ट्र था, इसका हेड जिसे हम राजा के नाम से जानते थे या राजना कहा करते थे, ये बेसिकली हेरिडेटरी भी था और ये इलेक्टेड भी होता था। हमने देखा है कुछ जगह पर कि ये हेरिडेटरी था, यानी कि पिता के बाद पुत्र रूल करता था, उसके बाद उसका पुत्र रूल करता था। और कुछ जगह पे हमने देखा कि जना के अंदर बजाय हेरिडेटरी राजा होने के, राजा को पहले राजा के मर जाने के बाद नए राजा को इलेक्ट किया जाता था, जो कि आप लिटर वैदिक में पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ गण संघ। नेक्स्ट पॉइंट में हमने कवर किया है, इन ऋग्वेदा वी फाउंड द रेफरेंस ऑफ 2 लार्ज बॉडीज दैट इज समिति एंड सभा। अब पॉइंट आता है कि ये राजा, जो राष्ट्र का राजा था, वो किस तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। तो उसके लिए हमें 2 रेफरेंस देखने को मिलते हैं, एक समिति एंड सभा। समिति एक लार्जर बॉडी थी और सभा एक सिलेक्टेड पीपल की बॉडी थी। समिति की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि समिति एक लार्जर बॉडी थी और वो राजा को पॉलिटिकल डिसीजंस में हेल्प किया करती थी, और सभा एक छोटी बॉडी थी जिसमें एल्डरमैन या नोबल्स इंक्लूड हुआ करते थे। वी आल्सो फाउंड ए रेफरेंस ऑफ पुरोहिता हु असिस्ट द राजन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हमें ऋग्वेद में पुरोहित का भी जिक्र देखने को मिलता है, जो कि राजा को असिस्ट किया करता था, किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में।
We do not know the composition of Samiti and Sabha, but the Samiti is the large body of people and Sabha is the selected body of the elder nobles. तो ये बात तो मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 4 वर्ना, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। सोसाइटी जो थी वो 4 वर्णों में विभाजित थी। सबसे ऊपर आता है ब्राह्मणा, दूसरे नंबर पे आता है क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य और शूद्रा। ब्राह्मण का काम था ज्ञान को अर्जित करना, और क्षत्रिय का काम था राज्य की रक्षा करना, वैश्य का काम था एग्रीकल्चर और व्यापार करना, और शूद्र का काम था पहले 3 वर्णों की सेवा करना। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर वर्ण जो था वो हेरिडेटरी नहीं था और चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन अवेलेबल थी इंसानों के पास में। हमें ऐसा भी देखने को मिलता है ऋग्वेद में, जहाँ पर एक व्यक्ति शूद्र है लेकिन उसकी माता जो है वो वैश्य है और उसका पिता क्षत्रिय है। तो इस चीज़ों से हमें देखने को पता लगता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो रिजिड नहीं थी बल्कि फ्लेक्सिबल थी और लोगों को अपने ऑक्यूपेशन की चॉइस थी। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। द वर्ना वाज नॉट हेरिडेटरी, दैट मीन्स द पीपल हैज़ चॉइस टू देयर ऑक्यूपेशन। ये बात भी मैं आपको क्लैरिफाई कर चुका हूँ। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ऋग्वैदिक पीपल सेंटर्ड अराउंड एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स। जो बेसिक था उनकी लाइफ का वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, कैटल रेयरिंग पे बेस्ड था, ट्रेड एंड कॉमर्स पे बेस्ड था। वैश्य कम्युनिटी जो थी वो बेसिकली ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में संलग्न थी। कैटल रेयरिंग का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है कि कई जगह जो आर्यंस थे उन्होंने गोविष्ठी का मतलब इन दी सर्च ऑफ काउज, दूसरी जगहों पर आक्रमण किया। यानी कि वो जमीन के लिए आक्रमण नहीं कर रहे थे, वो बेसिकली कैटल्स के लिए आक्रमण करते थे, यानी कि गौधन के लिए आक्रमण करते थे। और गौ जो थी उनके लिए एक बहुत ही पूजनीय एनिमल उस समय था। दे हैव बेटर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की बेटर थी कंपेयर टू हड़प्पन पीपल। एमंग द अदर ऑक्यूपेशन देयर वाज कारपेंट्री, पॉटरी मेकिंग, वीविंग, मेटल वर्क, लेदर वर्क एट्सेट्रा। यानी कि एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स के अलावा वहाँ पर हमें देखने को मिलती है कारपेंट्री भी थी, पॉटर मेकिंग भी थी, वीविंग का काम भी होता था, मेटल वर्क से रिलेटेड हमें ऋग्वेद में शब्द मिलता है अयस। अयस ये बताता है कि कुछ मेटल जैसे कि कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल और कई जगह पर हमें आयरन का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है, जो ये बताता है कि मेटल स्मिथ वहाँ पर फ्लोरिश कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इन ऋग्वेदा वी हैव रेफरेंस ऑफ द वर्ड अयस विच मीन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। ये बात भी मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूँ। वी फाउंड द टर्म निष्का विच मीन्स मनी। हमें ऋग्वेद में एक टर्म देखने को मिलती है निष्का। निष्का का मतलब है पैसा, यानी कि ऋग्वैदिक लोग बार्टर सिस्टम के साथ साथ साइमल्टेनियसली मनी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक पीपल वर्शिप personified powers of the nature. They worship अग्नि, इंद्रा, मित्रा, वरुणा, रुद्रा like गॉड। जो ऋग्वैदिक लोग थे वो एक तरीके से ह्यूमन की शक्ल में नेचर की शक्तियों की पूजा किया करते थे। जैसे अग्नि का अग्निदेव, इंद्र का इंद्रदेव, वरुण का वरुण देव, रुद्र का रुद्रदेव, यानी कि वो इंसान की शक्ल में अपने नेचर की शक्तियों के भगवानों की पूजा किया करते थे। दे आर आल्सो ऑफर्ड, और जब मैं कहता हूँ अग्नि तो ये भी माना जाता है ऋग्वैदिक पीपल के द्वारा कि अग्नि
जिसे कहते हैं कि अर्थ यानी कि ज़मीन और आकाश हेवन के बीच का एक जिसे कहते हैं कि एक सीढ़ी है। दे आर आल्सो ऑफर्ड इन सेक्रीफाइस टू देयर गॉड्स मिल्क, ग्रेन एंड इवन फ्लैश एट्सेट्रा। वो अपने भगवानों को खुश करने के लिए यज्ञ किया करते थे और यज्ञ में घी, दूध, मिल्क, ग्रेन और इवन फ्लैश का भी सेक्रीफाइस यानी कि आहुति दिया करते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन वाज बेटर इन द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो स्त्रियों की पोजीशन थी वो अच्छी थी, जो कि अभी हमें अगले पॉइंटों से पता लगेगा। द वुमेन attend assembly and offer sacrifice along with their husband। अर्ली वैदिक पीरियड में जब भी कभी कोई यज्ञ या कोई सेक्रीफाइस किया जाता था तो स्त्री का अपने हस्बैंड के साथ उस यज्ञ में बैठना एक तरीके से यूं कहें कि लाजमी था। तो इस बात से ये पता लगता है कि स्त्रियों की स्थिति अर्ली वैदिक पीरियड में बेटर पोजीशन में थी। वी हैव हर्ड ऑफ 5 वुमेन हु कंपोज हिम्स। अब हमें ऋग्वेद के बारे में ये भी पता लगता है कि 5 वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने हिम्स को कंपोज किया है और इनमें से 2 औरतों का नाम अपाला एंड घोषा भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये भी पता लगता है कि अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड में स्त्रियां ज्ञान भी अर्जित करती थी और उनके ज्ञान का हिम्स की फॉर्म में इस्तेमाल जो है वो ऋग्वेद में भी किया गया था, यानी कि दे वर एजुकेटेड। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वाज एस्टेब्लिश एंड वुमेन हैव राइट टू चूज देयर ग्रूम। मैरिज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश था और हर स्त्री को अपना ग्रूम चुनने की आज़ादी थी, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में स्त्रियों की दशा खराब होती चली गई, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में स्त्रियों की दशा हमें अच्छी देखने को मिलती है। वी आल्सो फाइंड रेफरेंस ऑफ वुमेन डिविनिटीज सच एज आदिति एंड उषा। हमें 2 स्त्री गॉड्स का भी पता लगता है जैसे कि आदिति एंड उषा। हमें इस बात से भी पता चलता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, वो एजुकेटेड थी और साथ ही साथ उनका समाज में एक स्थान था। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आर्यंस इंट्रोड्यूस हॉर्स, चैरियट, स्पोक व्हील विच वाज अर्लियर नॉट नोन टू द इनहेबिटेंट ऑफ दिस कंटिनेंट। आर्यंस जब भारत में आए तो वो अपने साथ घोड़े को लेके आए, हॉर्स ड्रिवन चैरियट को लेके आए, स्पोक व्हील को लेके आए। ये आर्यंस की मेजर देन थी भारतीय सभ्यता को, क्योंकि ये 3 चीज़ें अर्लियर भारतीयों को इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं थी। दे वर नॉट अवेयर ऑफ हॉर्स, दे वर नॉट अवेयर ऑफ चैरियट, दे वर नॉट अवेयर ऑफ स्पोक्ड व्हील। जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो स्पोक व्हील इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि सॉलिड व्हील इस्तेमाल करते थे। चैरियट के विषय में हमें जानकारी थी ही नहीं और इस हॉर्स, चैरियट, स्पोक व्हील ने ही आर्यंस को मोर आर्मी पावर प्रोवाइड की, जिससे आर्यन भारतीय सबकॉन्टिनेंट के इनहेबिटेंट्स जिन्हें वो दस्यु कहते थे के ऊपर कॉन्कर कर पाए और बाद में यहाँ परमानेंटली सेटल हो गए।